हेलो हमारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आज हमारा फिर से हिंदी का एक सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मैं उम्मीद के साथ बोल सकता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। आपके परिवार में भी सब ठीक होंगे और आप भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? चैप्टर 1 हिंदी का जो बातचीत नाम का जो चैप्टर है, जो आपका पाठ है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं आज। सो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो क्लास मैंने पिछला वाला पढ़ाया था वो कैसा लगा था। पिछला वाला क्लास आप लोगों को कैसा लगा था? जो भी स्टोरी एक्सप्लेनेशन का था, आपका स्टोरी का एक्सप्लेनेशन जितना भी था सभी कंप्लीट हो चुका है। स्टोरी का एक्सप्लेनेशन सभी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और स्टोरी एक्सप्लेनेशन में आपका 3 पार्ट गया था। कितना पार्ट में बटा था? 3 पार्ट में बटा था। आपका जो स्टोरी एक्सप्लेनेशन है वो कितने पार्ट में बटा था? 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स में बटा था। तीनों पार्ट्स का वीडियो अपलोड है हमारा मॉडर्न कोचिंग एकेडमी पे है। भी मॉडर्न कोचिंग एकेडमी, ये इस चैनल पे भी, यूट्यूब चैनल पे अपलोड है आपका। भैया जी क्लासेस इस पे भी अपलोड है, इस पे भी आपका अपलोड है। और आपका विद्याकुल जो भी स्टूडेंट है विद्याकुल के, वो ऐप पे उनका लाइव क्लास अपलोड हो चुका है रिकॉर्ड होके, तो उनका वहां पे अपलोड है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं। किसको? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। किसको? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। किस चैप्टर के? बातचीत चैप्टर का, बातचीत पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करेंगे। किस क्लास के? क्लास 12th 10th के बच्चों ध्यान दें, आप लोगों के लिए सेशन नहीं है, ओनली फॉर क्लास 12th, ओनली फॉर क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। चाहे वो फिर आर्ट्स से हो, साइंस से हो, या फिर आपका कॉमर्स से हो। मैंने आपको बार बार बोला है कि लिटरेसी चेंज नहीं होता है, लिटरेसी सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। हाँ, कुछ बच्चों का होगा नॉन हिंदी होगा। क्या होगा? नॉन हिंदी होगा, जिनका उर्दू होगा। नॉन हिंदी वाले बच्चे जिनका उर्दू होगा, तो वो बच्चे अपने जो उर्दू वाले टीचर्स हैं उनका क्लास ले लिया करिए, क्योंकि उर्दू का क्लास आपका यहाँ पे तो होता नहीं है। तो उर्दू का क्लास जो है आप अपने क्लासेस के बेस्ट पे ले लीजिए, कहीं और से कोई और टीचर, अच्छे टीचर्स को देखकर। तो उसके लिए आपको मैं कुछ फोर्स नहीं कर रहा हूं, आपको ये क्लास देखने की जरूरत नहीं है जिनका नॉन हिंदी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले बच्चों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। किस चैप्टर के? किस चैप्टर के? आवाज में सबको क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं आज? मौखिक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आर्ट्स एंड साइंस दोनों फैकल्टी के लिए कंप्लीट है। हमारा नाम कितने बच्चे यहां नहीं जानते हैं? हमारा नाम मेरे हिसाब से सभी बच्चे जान चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपका लगातार 3 से 4 दिन क्लास लिया है। लगातार 3 से 4 दिन आपका क्लास लिया है। 3 से 4 दिन क्या, मैंने हिंदी भी पढ़ाया है, मैंने हिंदी भी पढ़ाया क्लास 12 के बच्चों को, पॉल साइंस भी पढ़ाया है, पॉल साइंस भी पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाया है। तो 12th के बच्चे तो मुझे अच्छे से जान गए होंगे, मेरा नाम उनको पता होगा। मेरा नाम है ऋतिक कुमार पांडे, मेरा नाम ऋतिक कुमार पांडे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना आगे जो है। तो हमारा यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पे, लीजिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिएगा बच्चों, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जिन बच्चों ने अपना जो है टाइम सही जगह यूज किया होगा, चैप्टर वाइज सही से पढ़ लिया होगा, जिन बच्चों ने चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लिया होगा चैप्टर 1 को, वो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देने में थोड़ा बहुत भी नहीं हिचकिचाएंगे। क्योंकि जिनका चैप्टर कंप्लीट है, हिंदी और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अगर आप चैप्टर कंप्लीट कर लेते तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसका अगर जिन्होंने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने पूरा वीडियो देख लिया है, पूरे अच्छे से स्टोरी को समझ लिया है, तो और लेखक परिचय, हाँ यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, लेखक परिचय को भी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, आपके लिए एक और
कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से, टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास आज पूछे जाएंगे 28 के लमसम में। मान लीजिए 28 के लमसम में, जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा चैप्टर वाइज, उससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपका कहीं नहीं पूछता। 28 ऑब्जेक्टिव, उसमें से आप कितने ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं, कितने ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं, ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्या करके बताइएगा? लास्ट में कमेंट करके बताइएगा, वो भी खुद से, मेरे बताने के बाद नहीं, खुद से कितना ऑब्जेक्टिव आपने सही किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जो बालकृष्ण भट्ट की जो बातचीत रचना है वो क्या है? आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बातचीत जो है वो क्या है। तो बातचीत क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या फिर ललित निबंध। आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, मैंने कुछ पढ़ाया था, थोड़ा याद करिएगा, कि जो बालकृष्ण भट्ट थे, जो बालकृष्ण भट्ट थे वो ज्यादातर क्या लिखते थे? ज्यादातर क्या लिखते थे बच्चों? निबंध लिखते थे। क्या लिखते थे? निबंध लिखते थे। और मैंने ये बताया था आपको, स्टोरी में बताया था कि नहीं बताया था, कि बालकृष्ण भट्ट ज्यादातर क्या लिखते थे? निबंध लिखते थे। और उसके बाद थोड़ा बहुत उपन्यास, उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, अच्छा उपन्यास भी इन्होंने कम सम में लिख दिया है। लेकिन निबंध में मैंने ये भी बताया था कि जो बालकृष्ण भट्ट है वो लगभग कितने के आसपास निबंध लिखे थे। तो जो बालकृष्ण भट्ट है वो कितने के आसपास निबंध लिखे थे? तो लगभग, अनुमानित कंफर्म नहीं है, लगभग 1000 के आसपास, 1000 के आसपास। मैंने बताया था या नहीं बताया था? आप लोग बताइएगा, बताया था या नहीं बताया था? एकदम बताया था इसको कि लगभग 1000 के आसपास जो बालकृष्ण भट्ट थे वो क्या लिखे थे? वो निबंध लिखे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी वाले का राइट आंसर क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट जो है वो ये बातचीत कौन क्या है? तो ये एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर मैं बता रहा हूं उसके बाद आप लोग आंसर कर रहे हैं तो उसको आप अपने काउंटिंग में मत जोड़ेगा। आप अपने काउंटिंग में मत जोड़ेगा। जब मेरे बताने के बाद अगर आंसर दे रहे हैं तो उसको हमारे काउंटिंग में रखेगा। उसको किसके काउंटिंग में रखेगा? हमारे काउंटिंग में रखेगा। और अगर आप मेरे आंसर देने से पहले आप खुद उसका आंसर निकाल ले रहे हैं, मन में उसका खुद आंसर निकाल ले रहे हैं, तो उसको किसके काउंटिंग में रखेगा? अपने काउंटिंग में रखेगा। ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा। करेक्ट होगा। तो हमारा क्या है अगला क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका जो है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? यह भी मैंने आपको लिखवाया था, याद करिएगा। मैंने बोला था नोट्स लिख रहे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, लिख लीजिएगा। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बताइएगा जरा। तो जो बालकृष्ण भट्ट थे वो क्या प्रसाद युग के निबंधकार थे? बताइएगा बच्चों। भारतेंदु युग के थे, द्विवेदी युग के थे, या फिर स्वतंत्रता योत्तर युग के थे? तो ये आपका जो है वो कौन से युग के थे? तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के थे। कौन से युग के थे? भारतेंदु युग के थे। भारतेंदु युग के थे कौन? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। याद रहेगा कि भूल जाएंगे आप लोग? याद रहेगा या भूल जाएंगे? कौन से युग के थे? भारतेंदु युग। याद है? चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? जो मनुष्य हैं उनके बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मतलब सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है मनुष्य के बातचीत करने का? तो जैसे हम और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम आपके सामने सीधा आते हैं। मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है? ये कौन है? ये मैं हूं, ठीक है? 3 पैर, सॉरी 3 नेल्स, 3 ये मैं हूं। कौन है? ऋतिक। और ये है हमारे स्टूडेंट, क्या इनका नाम मान लेते हैं? अभिषेक। क्या? अभिषेक। ये स्टूडेंट है, ठीक है?
अगर मान लीजिए मैं इनको सीधा जाकर क्वेश्चन बिना पूछे 5 लप्पड़ मारूं, बिना पूछे 5 थप्पड़ इनको जड़ दूं कान के नीचे, ये क्या करेंगे? इनका हाथ सीधा ऐसे उठेगा और कहेंगे ये सर को बाद में देखा जाएगा, लपेट लिया जाएगा। पहले क्या किया जाएगा? सर को बाहर में छोड़िए, यहीं पे लपेट लिया जाएगा। मार कैसे दिए? बिना पूछे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे यही ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो बातचीत करने का है सबसे उत्तम तरीका क्या है। तो बातचीत अगर हम आपके सामने आते हैं सीधा गाली गलौज से बात करते हैं तो आप क्या करते हैं? उसी तरीके से बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया कि जो बातचीत करना है उसका सबसे उत्तम तरीका क्या है। तो सबसे उत्तम तरीका है अवाक होकर खुद से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यह मनुष्य का सबसे उत्तम तरीका। मैंने आपको कहानी पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने बताया था कि जो मनुष्य खुद से बात करना, जो मनुष्य खुद से बात करना सीख जाता है, खुद से बात करना सीख जाता है, उसे किसी और की जरूरत पड़ती है? किसी और की जरूरत पड़ती है बच्चों? बिल्कुल नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति होंगे जिनको सबसे लड़ाई झगड़ा होते रहता होगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जैसे लड़ाई झगड़ा होते रहता होगा बहुत सारे लोगों से, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होते रहता होगा। अगर मान लीजिए आप किसी से भी बोलने जाते तो उनसे झगड़ा होता है, तो आप क्या करते होंगे? सिर्फ खुद से बातचीत करना पसंद करते होंगे। क्या करते होंगे? खुद से बातचीत करना पसंद करते होंगे। किसी और से ना बोलना ना चालना आपको एकदम अच्छा नहीं लगता होगा। सिर्फ अकेले रहना, अपने खुद से बातचीत करना, ना किसी और के लिए मतलब रखना, ना किसी और से मतलब रखना, ये आपका क्या आता है? वो आपका नेचर बन जाता है, एक बिहेवियर बन जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसका राइट आंसर आप लोगों ने देखा होगा, देखा? तो क्या था? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। बच्चों देख लीजिए, आप लोगों को ये बता दे रहा हूं, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं तो साथ में लिखते हुए चलिए। मैं हमेशा बोलता हूं और टीचर बोलते होंगे कि हाँ बाद में लिखना, बाद में लिखना, लेकिन मैं जब यही बात बोलता हूं, स्टोरी पढ़ाता हूं तो उस टाइम आप स्टोरी के बाद लिख सकते हैं। मैं जब स्टोरी पढ़ाऊं, कहानी पढ़ाऊं तो उस टाइम आप स्टोरी पहले कंप्लीट करिए उसके बाद। लेकिन मैं जब क्वेश्चन आंसर या ऑब्जेक्टिव लिखवाता रहूं तो कॉपी किताब साथ में लेके बैठिए। ये नहीं कि सिर्फ आप फोन ले लिए हैं, फोन आप ले लिए हैं, बेड पे पड़ गए, बेड पे सो गए और देखते रह गए, देखते देखते कब नींद आ गया किसी को कुछ नहीं पता। माता पिता क्या सोच रहे हैं, आपके मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं? बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? बेड पे मोबाइल चल रहा है, फोन चल रहा है, यहाँ पे बच्चा सो चुका है, यहाँ बच्चा जो है सो चुका है। ये होता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो भी है आप लोगों के लिए कॉपी किताब निकाल कर बैठिए और उसमें लिखते हुए चलिए। लिखते हुए चलिएगा तो आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो वहां पे डायरेक्ट आप यहाँ पे जैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में देखकर उसका एक स्पेशल शॉर्ट्स वीडियो में डाल दूंगा कि इस बच्चे ने ये पूछा था, इनका डॉट ये है, तो वो क्लियर हो जाता है। मगर आप अगर सोते सोते देख रहे हैं तो आप लोगों को ऊपर से पार हो रहा होगा। क्या आप लोगों को ऊपर से पार होगा ये? तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारे बच्चों? अगला क्वेश्चन हमारा आता है मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? ये तो अभी हो गया जस्ट। अगला क्वेश्चन हमारा आता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद यानी संवाद, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में जैसे सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका बता रहा है तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आत्मीयता। आत्मीयता जो संवाद में है वो आत्मीयता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। संवाद में आत्मीयता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। क्या माना गया है? सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो भूलना नहीं है बच्चों। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप भूल गए तो फिर और सब्जेक्ट आपको पार नहीं खाने वाला है। अगर हिंदी सब्जेक्ट में आप भूल चुके हैं, भूल जाएंगे तो आपका और सब्जेक्ट जो है पार नहीं खाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आत्मीयता। याद रखिएगा आत्मीयता। तो हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा?
अगला क्वेश्चन हमारा जो है ये पूछ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। थोड़ा मैं इसका कलर चेंज कर ले रहा हूं। जो बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग बताइएगा। ये क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं बता पाते हैं कोई बच्चे तो अभी क्लास छोड़कर चले जाइए। अभी क्लास छोड़कर आप चले जाइए, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जब नहीं पढ़ना है तो कोई पढ़िए मत। सिर्फ टाइम पास करने से अच्छा है घर में जाकर कुछ काम कर लीजिए, वो आपके फायदे में रहेगा। अगर टाइम पास करने आए हैं तो आप बाहर चले जाइए अभी वीडियो से, आपको इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग सोचिए क्या कर रहे हैं आप। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कितने दिन से यहाँ पे बकबक कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 दिन इस चैप्टर को बकबक किए हैं। पहला दिन लेखक परिचय बकबक किए, 3 आपका जो टॉपिक वो बना आपका स्टोरी एक्सप्लेनेशन से पार्ट, फिर 3 पार्ट में बैठा, और आज ये आपका चौथा 5वां दिन ये बकबक कर रहे हैं। तो 5 दिन में बकबक करने के बाद जब आपको बालकृष्ण भट्ट का जन्म नहीं याद हो सकता है तो आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं। छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। आप लोग को पढ़ाई नहीं करना है। पढ़ाई करने का किनको मन होता है तो पढ़ाई होता है। अगर आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का तो आप यहां से चले जाइए, कुछ काम धंधा कर लीजिए। अभी से काम धंधा कर लीजिएगा तो हो सकता है आगे की उसमें सक्सेस मिल जाए। जो भी अगर अभी से जो आपको काम करना है, जो आपको अच्छा लगता है वही काम करिए। पढ़ाई नहीं करना है तो आप यह पढ़ाई को छोड़ दीजिए। पढ़ाई के साथ मजाक करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, आप अपने माता पिता के गार्जियन के आप भावना के साथ मजाक कर रहे हैं। माता पिता के भावना के साथ आप मजाक कर रहे हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं करना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, या 18 दिसंबर 1834 को। ये इसका आंसर आप लोग बताइएगा। आंसर ऑन सेल्फ मींस आप बताइएगा इसका आंसर, मैं नहीं बताने वाला। आंसर ऑन सेल्फ मींस आप बताइएगा, ठीक है। और हाँ, इसमें एक और कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये जन्म और मृत्यु थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जन्म और मृत्यु से कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछना जाता है कि बिहार बोर्ड जब पागल हो जाता है तो जो जन्म और मृत्यु से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो आपको याद रखते हुए, मतलब आपको टीचर लिखवाया और आप उसको याद नहीं करते, बस उसकी वजह से आपको क्या वहां पे नंबर कट जाती है। और हाँ, बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा और आप लोग समझिएगा। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के बारे में थोड़ा और समझिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। पिताजी का क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। माताजी का पार्वती देवी, क्या, पार्वती देवी। तो देख लीजिएगा यहाँ पे। और जन्म और मृत्यु आप लोग बताइएगा, जन्म मृत्यु आप लोग बताइएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है। जो संयोगिता स्वयंवर है वो किनकी रचना है, अल कृष्ण भट्ट की। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे अल कृष्ण भट्ट की। तो यहाँ पे पहले ही हो जाएगा कि अल कृष्ण नहीं बाल कृष्ण थे, यहाँ पे पहले ही कैंसिल हो गया। प्रताप नारायण मिश्रा की। तो आप लोग को मात्र ये 3 क्वेश्चन में आंसर ढूंढना है। तो प्रताप नारायण मिश्र की, या फिर मैथिली शरण गुप्त की, तो या फिर श्रीनिवास दास की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, श्रीनिवास दास की। सी नंबर आंसर आपका राइट होगा, श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास की। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम, किसी को कहीं कोई दिक्कत या कोई भी वैसी असुविधा जो आपको नहीं मिल पा रही हो, क्या है बच्चों। तो हमारा ये 7th नंबर क्वेश्चन आ गया, हमारा ये 7th नंबर क्वेश्चन आ गया। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। कौन सी जो रचना है वो इनमें से बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की कौन सी इनमें से रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में आता नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक तुजान, सद्भाव का अभाव, या परीक्षा गुरु। तो जो परीक्षा गुरु है, जो परीक्षा गुरु है बच्चों, जो हमारा परीक्षा गुरु है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। तो कौन रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, परीक्षा गुरु। क्या, परीक्षा गुरु।
परीक्षा गुरु। याद रहेगा? एकदम बिल्कुल याद रहेगा यार, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा जबरदस्ती। क्या बोला जाता है उसको? जबरदस्ती याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं याद रखिएगा तो आपको कहां बैठना है? सरकारी केंद्र में बैठना है। भूल गए? सरकारी केंद्र में आपको बैठना है, बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में बैठना है आपको। तो आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है? वहां तो ज्यादा नहीं मैं इतना डरा सकता हूं, मगर हाँ ये है कि याद रहा तो आपका जो नंबर है वो अच्छा आ जाएगा बच्चों, वो जो आपका नंबर है वो अच्छा आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना जो है इनमें से बालकृष्ण भट्ट की है? जो बालकृष्ण भट्ट की है वो कौन सी रचना है? तो इसमें डायरेक्ट हम बिना देखे आंसर मार देंगे, रेल का विकट खेल। जो रेल का विकट खेल है, रेल का विकट खेल है, वो किनकी रचना है? बालकृष्ण की रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। और कौन सा है? रेल का विकट खेल। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? यह आपका बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है। बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सी मासिक पत्र निकाले थे? बताइएगा। जो बालकृष्ण भट्ट है वो कौन सी मासिक पत्र का निकाले थे? ऑप्शन में आएगा प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। कौन सा? मैंने आपको शायद बताया था, शायद बोल रहे हैं, सॉरी शायद नहीं, एकदम कंफर्म बताया था कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका की रचना की थी। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका की रचना की थी, बताया था। और कब की थी वो भी बताया था मैंने, कब की थी वो भी बताया था मैंने। याद है कि नहीं को? आगे क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, थोड़ा संभल कर। और आप लोग बताते जा रहे हैं ना कि कितना आंसर खुद से बना रहे हैं, लास्ट में बताइएगा जरूर। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? जो रॉबिन्सन क्रूसो का नाम सुने होंगे, जब हम स्टोरी पढ़ाए थे तो रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में हम कुछ बताए थे कि ये 16 वर्ष तक जंगल में बिताए थे। कहां बिताए थे? 16 वर्ष तक जंगल यानी वन में बिताए थे। तो इन्होंने 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। किन्हें? रॉबिन्सन क्रूसो को। और जब मनुष्य का मुख देखने को मिला तो उनका सबसे पहला किसका मुख देखे थे? फ्राइडे। किनका? फ्राइडे। संडे मंडे वाला फ्राइडे नहीं, संडे मंडे वाला फ्राइडे नहीं, फ्राइडे एक व्यक्ति का नाम है जिनका वो मुख देखे थे। तो यहां पे क्या हुआ? यहां पे वही क्वेश्चन पूछा, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा आंसर। हमारा फिर से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बार बार तो हम अगले क्वेश्चन की ओर ही जा रहे हैं। बच्चे भी बोल रहे होंगे सर बंद करिए क्लास, अब सर क्लास को बंद करिए, बहुत देर से पढ़ा रहे हैं। अगर नहीं बंद करिए तो क्या होगा? लास्ट में झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा, मेरे साथ झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा बच्चों का। तो नहीं, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप लोगों को बस थोड़ा क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं और वही उसको ध्यान दे दीजिएगा तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन थे? वही क्वेश्चन पूछ रहा है, बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे? नहीं थे। मोहन राकेश थे? बिल्कुल नहीं। नामवर सिंह? बिल्कुल नहीं। बालकृष्ण भट्ट एकदम सही है, बालकृष्ण भट्ट एकदम सही। तो बालकृष्ण भट्ट एकदम सही हो जाएगा भाई, कोई के कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यह आप लोगों के आंसर मुंह पे होगा इसका आंसर, कि जो बातचीत कहानी है उसके निबंधकार कौन है, वो उस निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण है? नहीं।
मोहन राकेश नहीं, नामवर सिंह नहीं। आप लोग को एकदम कंफर्म पता होगा कि इसके जो रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या होगा? डी, बालकृष्ण भट्ट। आप लोगों के मुंह पे याद होगा यार, बातचीत जैसे ही सुन रहे होंगे वैसे ही बालकृष्ण भट्ट का नाम याद आ जा रहा होगा। तो इसका आंसर बताने के लायक नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट आपको मुंह पे याद होगा। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। जो बातचीत है, बातचीत निबंध है, उसके माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं, या फिर बातचीत की शैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बातचीत की शैली। बातचीत की शैली, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से। किसके माध्यम से? बातचीत के माध्यम से। लिखते हुए चल रहे हैं आप लोग, बताते हुए चलिएगा भैया। सभी लोग को मैं बोल रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो यहां पे बताते हुए चलिएगा कि आप लोग जो है कितना क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। क्या? रामचंद्र शुक्ल। क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। याद है? बिल्कुल, इसको याद करते हुए चलिएगा। रामचंद्र जो शुक्ल है वो क्या कहते? भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां है? ये क्वेश्चन लेखक परिचय में मैंने आपको एकदम क्लियर रूप में बताया था कि निवास स्थान और जन्म स्थान दोनों एक ही जगह पे था। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसमें आपको साफ जाहिर हो रहा है, देखिएगा इसमें आपको साफ जाहिर हो रहा है कि इनका घर कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। मगर उत्तर प्रदेश में कहां पे है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहां? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहां पे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद यूपी। इलाहाबाद यूपी में इनका क्या है? निवास स्थान है तथा जन्म स्थान भी यही था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? अभी जस्ट बताए थे। कितना मिनट हो रहा है इसको बताया? कोई बच्चा बताएगा? मात्र 5 से 10 मिनट हो रहा होगा। 5 से 10 मिनट क्या? 10 मिनट का तो पूरा वीडियो अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी। तो ये जो है मात्र हम 3-4 क्वेश्चन पहले बताए थे। 3-4 क्वेश्चन पहले अभी जस्ट बताया कि बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदी प्रदीप। क्या? हिंदी प्रदीप। क्या होगा? हिंदी प्रदीप। क्या? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है तभी बार बार मैं भी दे रहा हूं और बिहार बोर्ड वाला भी देता है। ये क्वेश्चन आपको क्या करता है? एकदम पूछता है। जो हिंदी प्रदीप वाला क्वेश्चन है, जो मासिक पत्रिका वाला है, वो एकदम कंफर्म है कि पूछता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? मैंने बताया था, मैंने अभी जस्ट बोला था कि आप लोगों से ये क्वेश्चन भी होगा कि हिंदी प्रदीप का जो मासिक पत्रिका है वो कब निकाला था। तो आप लोग बताइए। मैंने आपको बताया था, बिल्कुल जो बोला जाता है एकदम इजी शब्दों में बताया था, एकदम अच्छे से बताया था, कहानी की तरह, एकदम पोएम की तरह बताया था आपको। तो जो भी है मैं बता रहा हूं कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877। मैंने बताया था 1877 ईस्वी में, 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बताया था मैंने, द्वारा प्रकाशित किया गया था।
अब बोलेंगे कितने बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं बताया गया था, कितने बच्चे बोल रहे हैं नहीं बताया गया था। जिनको नहीं बताया गया था वो स्टोरी जो था पढ़ाए थे, स्टोरी एक्सप्लेनेशन कहानी, उसके पार्ट 2 में जाकर एक बार चेक करिएगा, पार्ट 2 में चेक करिएगा। प्लस में आपका लेखक परिचय में चेक करिएगा। जिनको नहीं पढ़ने का मन है वो कुछ भी ये बहाना बना सकते हैं, जिनको नहीं पढ़ने का मन है वो यहाँ कुछ भी बहाना बना सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, जो आपके माता पिता हैं, जो आपके माता पिता हैं वो आप पे क्या किए हुए बैठे हैं, उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, उम्मीद लगाकर बैठे हैं, और उनके उम्मीद को तोड़ना आप लोगों का काम बिल्कुल नहीं बनता है। आप उनके उम्मीद को अगर तोड़ दीजिएगा, मान लीजिए बिखेर दीजिएगा, तो सबसे ज्यादा कष्ट किन्हें होगा, सबसे ज्यादा कष्ट किन्हें होगा, आपके माता पिता को, आपके माता पिता को। तो बाकी तो मेरा काम है पढ़ाना। आप लोग बोल रहे होंगे कि सर का काम है पढ़ाना, ज्यादा ज्ञान देना इनका काम नहीं है, सिर्फ ये पढ़ाकर जाए। आप लोगों की सोच क्या होगी कि सर सिर्फ ज्यादा ज्ञान देने से अच्छा है पढ़ाकर सिर्फ निकल जाए। लेकिन मैं भी जो भी बोल रहा हूं वो आप लोगों के लिए बोल रहा हूं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है, कौन सी जो रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। अभी जस्ट पूछे थे, और यहाँ पे जो है ये आपका यहाँ पे मिस आउट हुआ है, मिस प्रिंटिंग हुआ है, मिस मिस्टेक। जो रचना को रचुना लिख दिया, क्या लिख दिया है, रचुना लिख दिया। किसको, रचना को। तो पद्मावती, बेनीसंहार, मेघदूतम, मेघनाथ, बध। तो पद्मावती, इसका राइट आंसर क्या होगा, पद्मावती। पद्मावती होगा, आप लोग ही बताइएगा, पद्मावती होगा, बेनीसंहार होगा, बेनीसंहार होगा, मेघदूत होगा, मेघनाथ वध होगा। इन चारों ऑप्शन से आप लोग बताइएगा। मैंने आपसे अभी तक एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि क्या पूछा था कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ, सेकंड क्वेश्चन हुआ, जो कि इसका आंसर आपको देना है। क्या, इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर जो है आपको देना है। किसका, इस क्वेश्चन का, कौन सी रचना जो है इसका देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन बच्चों को देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आप लोग इस पे एक बार देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, और उसके बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है, कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे ओवर एडवांस लाइक दैट यानी फॉरगेटेड, कि वो ओवर एडवांस बन रहे होंगे। कैसे, क्योंकि सर को नहीं आता है तो वो हम लोग के भरोसे टाल दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जिन बच्चों ने आया है, जो बच्चे यहां तक वीडियो में आए हैं, उनके लिए एक और, कि जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कब हुआ था बताइए, 23 जून 1844। राइट बताया मैंने राइट बताया या रॉन्ग बताया। बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो क्या बोल रहे होंगे कि सर को याद ही नहीं है, तो वो क्वेश्चन हम लोग के भरोसे छोड़ रहे हैं। मगर मैं क्वेश्चन आप लोग के भरोसे क्यों छोड़ रहा हूं, मुझे आप पे विश्वास है। क्या है, मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे ये भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, सर को नहीं आ रहा होगा। क्या, सर को नहीं आ रहा होगा। सर आपको ये एबिलिटी दे रहे हैं कि सर को नहीं आ रहा, इसका आंसर आप बताइए। मीन्स आप सर से कुछ ज्यादा ही, सर से भी कुछ ज्यादा, मतलब वो क्या बोला था उसको, कि जो सर से ज्यादा आप अच्छे हैं, आपको माना जा रहा है सर के द्वारा कि आप उसका आंसर बताएंगे। कौन बताएगा, तो आप बताएंगे उसका आंसर। तो ये जो है आपको कुछ ज्यादा मोटिवेट करने के लिए बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये आप लोगों को डिमोटिवेट, या फिर आप लोग किसी का भी मजाक बनाने में, यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे जो एक्स्ट्रा होंगे, मजाक बनाने में बहुत सारे बच्चे होंगे जो बहुत ज्यादा मजाक बनाने के लिए रेडी रहते होंगे। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यहाँ पे फिर से मिस प्रिंटिंग है, उपन्यास होता है। मौला अचल, गोदान, 100 अजान या 1 सुजान या अंतराल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 100 अजान 1 सुजान। 100 अजान 1 सुजान किनके द्वारा रचित है, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। किनके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। 100 अजान 1 सुजान क्या है, उपन्यास। क्या है, उपन्यास। उपन्यास। किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। बाकी मैं देख लूंगा कि किसको क्या दिक्कत आ रहा है, किसको क्या दिक्कत आ रहा है, बाकी मैं देख लूंगा।
तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो नाटक में प्रारंभ होता है उसके मंगल पाठ को, मतलब जो प्रारंभ सबसे शुरुआती दौर के शुरुआती पाठ जो प्रारंभ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, भजन कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं या आरती कहते हैं। तो क्या कहते हैं, नांदी पाठ। क्या, नांदी पाठ, बी नांदी पाठ। किसको, नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहते हैं, नांदी पाठ कहते हैं। सभी को याद हो रहा है, याद होते जा रहा है सभी बच्चों को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में आ गया दोस्तों। एक और क्वेश्चन अभी रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में पूछे थे हम, और ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, बताइए आप लोग। 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष। जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उन्हें कितने वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो जो 16 वर्ष तक है, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख, 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। किनको, रॉबिन्सन क्रूसो को। किनको, रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो वो मतलब एकदम हेजिटेशन, मतलब वो कुत्ते बिल्ली के साथ आदि जानवरों के साथ क्या किए थे, रहते थे, रहना अपना जो भी था उन्हीं के प्रभाव पड़ जाते थे। मैंने इसका चैप्टर बताया भी होगा कि अगर आपको लगातार यहाँ पे, जैसे आप बिहार के मान लीजिए गया डिस्ट्रिक्ट या फिर आरा डिस्ट्रिक्ट से हैं या फिर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपको ले जाकर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में छोड़ दिया जाए, भोजपुर जिला में छोड़ दिया जाए, तो आप अगर भोजपुरी नहीं भी जानते होंगे, वहां अगर 2 से 3 मंथ रह जाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत जो है भोजपुरी आ जाती है। अगर आप वहां पर रहने का प्रभाव ही है, क्या वहां पर रहने का प्रभाव पड़ जाता है। तो यही वहां पर 16 वर्ष तक उन्होंने कहां बिता दिया, जंगल में बिता दिया। कहां बिता दिया, जंगल में बिता दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका मत था, बताइए। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका मत था। तो बेन जॉनसन। किनका, बेन जॉनसन। बताए थे स्टोरी पर, तो बताए थे, फर्स्ट में ही बताए होंगे, फर्स्ट पार्ट में ही, कि जो बेन जॉनसन थे उनका मत था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। क्या होता है, साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होता है। तथा उन्होंने यह भी बोला था कि जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसके गुण और दोष का पता चलता है। गुण और दोष का पता चलता है, बिल्कुल नहीं पता चलता है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने आता और चुप साइलेंट रहता, एकदम चुपचाप बिना कुछ बोले यहाँ पे सिर्फ लिखवा कर चला जाता, आपको मेरे भाषा के बारे में पता चलता कि सर कैसे बोलते हैं, कौन सी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं, तमिल में बोलते हैं, किस भाषा में बोलते हैं, उनका बोलने का ढंग कैसा है, या रे बे करके बोल रहे हैं या फिर वो अच्छे से बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, गाली देकर बात कर रहे हैं, वो किससे पता चलता है। तो बोलने से ही। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक क्या होता है, उसके गुण और दोष का पता चलता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेन जॉनसन। क्या, बेन जॉनसन। तो याद रखिएगा सभी लोग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, तो मैंने बताया था कितने व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में। कितने व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के में ही हो सकती है, या किसका मत था, या किसका मत है कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। तो ये एडिसन का मत था। किसका मत था, एडिसन का, बेन जॉनसन का नहीं। बेन जॉनसन का क्या मत था, गुण और दोष साक्षात्कार, गुण दोष साक्षात्कार। बस ये याद रखना है कि बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष तथा मतलब गुण दोष का पता चलता है तथा उसके रूप का साक्षात्कार होता है। एडिसन का क्या मत था कि असल बातचीत सिर्फ कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, 2 व्यक्ति के बीच में असल बातचीत हो सकती है। और कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम और आप बात कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, यहाँ पे किनकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे
पवन भैया है या कोई भी है, कोई भी टीचर, पवन भैया, अखिल सर हमारे विद्याकुल वाले, या फिर हो सकता है मंटू सर हो, या फिर हो सकता है हंसराज भैया हो, कोई भी टीचर के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं हम और स्टूडेंट मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पे जब शिकायत कर रहे हैं और अगर मान लीजिए यहाँ पे पवन भैया या फिर कोई भी जो सर आ गए हैं वहां पे आ गए हैं, तो क्या हम लोग दोनों क्या करेंगे, पकड़ लेंगे कि हमारी क्या हो रही है, बुराई हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, बुराई हो रही है। तो वहीं पे जो तीसरे व्यक्ति आ जाती है, तो अगर वहां पे खुलकर बात नहीं हो सकती है, क्या जो दो व्यक्तियों के बीच में खुलकर बात हो रही थी, दिल खोलकर जो बात हो रही थी, वो नहीं हो सकती है। कितने व्यक्ति आ जाने पर, तीसरे व्यक्ति के आ जाने पे, क्योंकि कहा भी गया है कि किसी अगर कोई अदर व्यक्ति जान जाता है, 6 कानों में पड़ी हुई बात अक्सर खुल जाती है। 6 कानों में पड़ी हुई बात अक्सर क्या हो जाती है, खुल जाती है। क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो अभी हम इसका क्वेश्चन का आंसर बताए हैं कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, 2 व्यक्तियों के बीच में। कितने व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, जो बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है, क्रोधपूर्ण, हम लोग गुस्सा हो जाते हैं बातचीत करने से। कोई ऐसा बात हो तो वहां पे हो सकता है, लेकिन हर अक्सर हम लोग गुस्सा हो जाते हैं नहीं। भारी और बोझिल, टेंशन वाली बात रही तब होते हैं, अक्सर तो नहीं होते, हमेशा तो नहीं होते हैं। इन तो हल्का और स्वच्छ, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार जो है बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ होता है। बिल्कुल एकदम हल्का और स्वच्छ हो जाता है, मतलब एकदम माइंड को जैसे लगता है रिलैक्स फील हो जाता है। कोई भी किसी के बारे में आप मतलब कोई डॉट लेकर बैठे हो कोई भी क्वेश्चन के बारे में, और उसको आप हमसे पूछे और उसके बाद मैंने आपको बता दिया, तो आपको कैसा फील होता है, एकदम रिलैक्स सा फील होता है, एकदम हल्का और स्वच्छ। और उसके पहले आप क्या करते रहते हैं, डरते रहते हैं कि कहीं हम क्वेश्चन पूछ दे तो सर हमें कुछ बोलना दे, कहीं बेइज्जती ना कर दे, कहीं बेइज्जती ना कर दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। किसका, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ, हल्का और स्वच्छ। हमारा अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, बताओ। मैंने बताया था, मैंने बताया था। अब आप लोग समझिए क्या होगा इसका आंसर, बताइए बताइए जल्दी। याद आया या नहीं आया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वो भूल गए हैं वो प्रश्न के उत्तर जिन्हें मैंने समझा कर बताया था। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, वाक शक्ति। क्या, वाक शक्ति। वाक शक्ति ना होने से क्या होता है, सृष्टि कैसी प्रतीत होती है, सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है, सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। किसके ना होने से, वाक शक्ति के ना होने से। वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि कैसे प्रतीत होती है, एकदम गूंगी प्रतीत होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहां के लोगों में सर्वाधिक है। मैंने बताया था शुद्ध गोष्ठी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ क्या होता है, शुद्ध गोष्ठी। शुद्ध गोष्ठी इसका अर्थ होता है। मैंने बताया था कि शुद्ध गोष्ठी जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, वो कहां के लोगों में सर्वाधिक था, अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के। कहां के लोगों में, यूरोप के लोगों में, यूरोप के लोगों में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में यह भी बताया गया होगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है इसमें बेफिजीली बातें नहीं की जाती थी, जो भी बातें की जाती थी उनमें कुछ मतलब होता था, कुछ अच्छे बात सीखने को मिलती थी। समझे। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, बालकृष्ण जो भट्ट है किस काल के रचनाकार हैं। ये आपका फिर से क्वेश्चन लगता है शायद पूछ रहा है या नहीं, नहीं वही क्वेश्चन है। जो बालकृष्ण भट्ट हमारे किस काल के रचनाकार हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल, बताइएगा।
इसका आंसर कौन बताएगा? तो इसमें एक ट्विस्ट रखते हैं, इसमें हम लोग एक ट्विस्ट रखते हैं, जिसका नाम आर से होगा वो इसका सिर्फ आंसर बताएगा। आज जो थर्ड हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो उसका आंसर कौन बताएगा? सिर्फ जिसका नाम आर से होगा। एग्जाम्पल, रोहित, बाबू, आप पहले नंबर पे आ गए। बाकी आर से अनदर जो भी नेम है वो बताएंगे इसका आंसर, कि जो बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हैं। इसका आंसर कौन बताएंगे? आर से जितने लोगों का नाम आता है, आर से अक्सर मेरा नाम आता है इसलिए मैंने सबसे पहले वही किया। तो चलिए हमारा जो है चैप्टर ओवर हुआ। हमारा जो चैप्टर क्या हुआ? हमारा चैप्टर जो है वो ओवर हुआ। अब हमें कुछ भी वैसा देखने का जरूरत नहीं है, हमारा जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में। क्या में? ऑब्जेक्टिव में हमें कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा कंप्लीट आपको सेशन ऑब्जेक्टिव का हो गया, पूरा कंप्लीट क्या हो गया? सेशन हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव में। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और उसके बाद फिर क्या बोला जाता है? नेक्स्ट के चैप्टर को हमारा स्टार्ट कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है तो हम लोग बस करते हैं गाइस, यहाँ पे लास्ट करते हैं।